नमस्ते जी। नमस्कार सभी को। सभी को बहुत ठंड पड़ रही है इधर तो मतलब। सभी को राम राम। राम भारत राम। में ही ठंड पड़ रही है सर। पूरे भारत में सभी नहीं है। बताओ ना। नॉर्थ में तो बहुत गजब का काम है, सभी को पकोड़े। राम राम। राम राम। सभी को नमस्कार। ये हरी मिर्च की बनाती ना पल्लवी, एक पकोड़ा, ये पनीर अच्छा नहीं लगता। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। चंद्रभान जी क्या खा रहे हैं? सबको बता रहे हो? हम भी और आए खाने। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल आइए साहब, आइए। सॉरी। सबको नमस्ते। नमस्कार नीलम जी। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार, राम राम। अनीता जी राम राम। नीलम जी पिछली कुंडली में 7.5 भी लगी हुई थी। हाँ जी, कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। नहीं नहीं, लेकिन 7.5 बुरी नहीं होती है। लेकिन ये भूल जाइए कि 7.5 बुरी होती है। अगर हाँ शनि का गोचर अच्छे नक्षत्र में से जाता है, अष्टक वर्ग में अच्छा होता है, नंबर दिए होते हैं तो अच्छा जाता है। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं थी ऐसी ज्यादा। नहीं, ओवरऑल मैंने जब खुद से देखा तो, और हेल्थ उनकी थोड़ा सा अभी भी उनको बल्कि निमोनिया हो रहा है, तो थोड़ा हेल्थ का दिख रहा था। और वीकेंड वो बस ऐसे छिद्र दशा ही। है इसलिए, वो छिद्र दशा है इसलिए। हाँ, बट आई वॉज कंफ्यूज जब गुरुजी ने पूछा कि वाणी कैसी है। और मैं वही बल्कि अनुराधा जी को भी बोल रही थी कि ही डजंट इवन स्पीक गाली वाली, तो बहुत बड़ी बात है। ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। लेकिन हाँ, जैसे एक होता है ना कि बंदा सच बता देता है कि आपका नहीं खाना नहीं, अच्छा वो बना ऐसे तो होंगे। वो ऐसे हाँ होंगे नीलम जी, वो हाँ ऐसे होंगे जैसे हम बहुत सारी शब्दों में सब बात खत्म करें, वो हाँ 2 शब्दों में बात खत्म कर हाँ जी सकते हैं। हाँ जी, वही दैट्स व्हाट आई वाज केतु ट्राइंग। वाले ऐसे होते हैं हाँ, कि वाणी उनको के क्षेत्र में। ज्यादा वो नहीं आता कि जैसे आपका अगर ऑनेस्टली, अगर जैसे आपके घर गेस्ट हैं तो आके यूं, अगर आपका खाना नहीं अच्छा लगा, आप पूछेंगी कैसा बना है, तो ऑनेस्टली बता देंगे मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बस यूं कह के चुप। तो हाँ, बट नीलम स्ट्रेट जी फॉरवर्ड है। मतलब वही है, छोटे शब्दों में वाक्य हाँ खत्म जी कर देना। हाँ और जी, हम जैसे होते हैं कि पूरी कुछ 4 ज्यादा लाइनें रहते करके हैं। अपनी बातें समझाते हैं। हाँ हाँ, उनका गुस्सा जी। दिखाने का तरीका भी यही है कि बस चुप हो जाएंगे। तो आई वॉज सो कंफ्यूज उस दिन, इतनी सब बातें सबकी सुन के, और मैं खुद वही सब देख रही थी, बट गुरुजी के ऊपर विश्वास है। जब उन्होंने बोला कि सब ठीक रहेगा, तो हाँ, सब जस्ट ठीक रहेगा। केतु हाँ जी। सेकंड में बैठा है भाई, बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, आई जस्ट राहु थोड़ा सा गड़बड़ करता है, केतु नहीं। नीलम जी नहीं, बस इतना जैसे एकदम से नाम सुन के मारक भाव में है, शनि वहां है, वो सब जो मेरी लिमिटेड नॉलेज में जो मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि नो, इट इज नॉट गुड। और फिर ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब थी, तो दैट्स व्हाई आई सेंट टू गुरुजी। और उस दिन बस सबकी सुन के एक मोमेंट पे तो यूं लगा था कि पता नहीं गुरुजी वाली बात है कि मैंने लिटरली, इट्स गेटिंग वेरी हार्ड कि बुरा टाइम आ रहा है। बट हाँ, अभी लग रहा है कि ठीक ही होगा। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, सब नमस्कार अच्छा होगा। नीलम जी। गुरु जी नमस्कार सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते। प्रणाम नमस्ते गुरु भाई। जी। प्रणाम प्रणाम शर्मा गुरुजी। जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पांडे जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अनुराधा जी। क्या हाल चाल है? आप लोग सभी लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं? प्रणाम गुरुजी। नहीं 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 नहीं। प्रणाम प्रणाम। तो हम लोग हम गुरु जी। गोचर में पहुंच चुके हैं। ये क्लास संख्या आप लोगों को लिख के जाता होगा। हाँ जी, कितना नंबर क्लास संख्या है? आज 45 है गुरुजी। 45 है गुरुजी। चलिए, नियमतः 3 क्लास बजते हैं। बाकी के हमको लगता है कि क्लास आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग अपने आप में तैयार रहिएगा। 14 तारीख के बाद आप लोगों का समय बदल जाएगा। पूछो। अब वो हम देख लेंगे। गुरुजी 48 ही क्लास ही होंगी क्या? नहीं नहीं, क्लास बढ़ेंगी, हमने पहले ही कहा है। क्लास बढ़ेंगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। टाइमिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे गुरुजी पहले हमने, जी ऐसा जी टाइम नीलम जी दीजिएगा कि बोलिए। हम लोग भी ज्वाइन कर पाए यहाँ से,
सुबह शाम का, दिन का मत दीजिएगा, वो बहुत रात हो जाएगी हम लोगों के दिन लिए। का नहीं होगा अभी। जेमिनी का क्लास होता है 6 से 7, मान के चलिए 7:30 बजे से आप लोगों का क्लास शुरू होगा संडे को। सुबह ठीक है, या शाम को गुरुजी? शाम को, मॉर्निंग? शाम को। शाम को, ओके, थैंक यू गुरुजी। जैसे अरे अभी गुरुजी 8 हम बजे मर शुरू हो। जाएंगे, गुरुजी हम लोग मर जाएंगे 6 से 7 और फिर 7:30 9:30। 2-4 क्लास बढ़ेगा अनुराधा जी, कोई दिक्कत नहीं है। जी 10 अपना। गुरुजी, गुरुजी गोचर 7:30 में शादी हो तो उसको क्या समझे, अच्छा या बुरा? वो हिमाचल वाले उसको अच्छा नहीं मानते हैं, 7:30 में शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाकी 7:30 में विवाह करना बुरा नहीं है। जी गुरुजी, समझा। आज 7:30 भी आप लोगों को ढैया 7:30 आज कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोगों को चूंकि जिस तरह का, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि मोदी जी लक्षद्वीप का जो है सो प्रचार करने के लिए चले गए कि मालदीव ने आग दिखाया तो लक्षद्वीप चलो देख लेते हैं कैसा है, हो सकता है वहीं से अपना काम चल जाए, मालदीव जाना ही ना पड़े। तो मोदी जी भी जमा मतलब हमेशा हवा के रुख को पहचानते हुए आगे बढ़ते हैं। हम ज्योतिषियों को भी हवा का रुख जानना चाहिए। और वर्तमान समय में चूंकि मैं अकेला ऐसा हूं जो बहुत सारे ऐसे विषयों का विरोध करता हूं जो अनर्गल है, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों का अपने दृष्टिकोण से अच्छा भी कहते हैं, ठीक है, और फिर उसको किस तरह से लिया जाए ये भी बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो साधारण गोचर के लिए हमने कहा था कि आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करके भेजिएगा, तो आप लोगों ने जो होमवर्क किया नहीं, ठीक है ना, क्यों नहीं किया, क्या समझ में सर नहीं हम तो आया ये? पढ़ के आए हैं, बस आपने कहा था पढ़ के आना, भेजना कुछ था वो तो पता ही नहीं था। हमने कहा था कि गोचर लिख करके 2-4 लाइन भेजना है, तो वो हमारी अब आगे भेज दीजिएगा। तो दैनिक गोचर फल में चंद्रमा का ही विशेष ध्यान रखा जाता है। जिन्होंने कहा था कि सर चंद्रमा तो 2.25 दिन में गोचर करता है, तो पहले दिन क्या करें और दूसरे दिन क्या करें, तो पहले और दूसरे दिन में 10 शब्द चुन लीजिए, 10 वाक्य चुन लीजिए, 5 दिन पहले लगा दीजिए, 5 दिन बाद में लगा दीजिएगा। बाकी इससे ज्यादा कोई कुछ करता नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि पहले 5 वाक्य नक्षत्र के स्वामी के आधार पर लगा सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो आप टीवी में या रेडियो में या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी या यूट्यूब के माध्यम से जो कुछ भी सुनते हैं, उसमें 99.9% जो है घालमेल है। इस बात को हम इसलिए विश्वास से कह सकते हैं क्योंकि हम टीवी पे 3.5 साल तक आए हुए, हमारे रोज का प्रिडिक्शंस लिखने के बाद भी जो हमारे साथ एंकर हुआ करती थी उसको मेहनत लगेगा, क्योंकि वो बगल में चलाते रहता है, तो वो बैक टू बैक लगा देती। तो मैंने कई बार विरोध जाहिर किया कि ऐसा मत करो, तो कहती थी गुरुजी सब तो 1 महीने का भेजते हैं, उसी को बैक टू बैक लगा करके चलाते रहते। तो यहाँ बैक टू बैक मतलब 1 से 30 तारीख तक गया, फिर 30 वाला 1 को आएगा, फिर वो वैसे ही चलते रहता है। मोस्टली लोग यही करते हैं और इतना समय नहीं देते, नहीं तो आधे घंटे का प्रोग्राम बनाने के लिए 3 घंटे का टाइम लगने का जरूरत है। लोग कहाँ 3 घंटा टाइम लगा करके देंगे, ठीक है ना। तो इस विश्वास में आप लोग यदि यूट्यूब पे या टीवी पे या पेपर में अपना भविष्य फल पढ़ते हैं, वो आपके मन के संतोष के लिए होता है, बाकी उसका रिजल्ट ईश्वर ने चाहा तो किसी दिन आपके योग्य हो गया, नहीं तो नहीं ही होता है, ये मान करके चलिए। उसके ऊपर कोई बहुत गहरे विचारों को लेकर के कोई लिखते नहीं। तो हमने चंद्रमा के आधार पे आप लोगों को बताया था, वो आप लोगों के समझ में आया होगा, और उसके आधार पर 2-2, 4-4 लाइन आप लोग बोल सकते हैं। तो हम कोई भी राशि, किसी की भी राशि हो,
उसके राशि के आधार पर हम कैसे बोल सकते हैं, इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो हमको उम्मीद है कि बोल लेंगे। तो बाकी का हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि गोचर फल का जो पाठ हमारा YouTube पे डाला हुआ है वो कितने लोगों ने देखा? सर मैंने देखा देखा है था। गुरुजी, देखा है गुरुजी हमने। क्योंकि वो सारा पाठ हम क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। मैंने भी देखा हुआ है। हाँ, वो सारा पाठ हम अपने क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, बेकार में समय का नुकसान होगा, इसीलिए उस पाठ को हम अपने क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने चंद्रमा का गोचर आप लोगों को बताया हुआ था, तो उसके आधार पर आगे की चर्चा आप कैसे करेंगे। हम सबसे पहले चंद्रमा किसी की भी राशि ले लेंगे और कोई भी राशि बता दीजिए। सर मेष। मीन राशि, मेष। मीन राशि। मेष राशि ले लिया। चलिए, अब चंद्रमा का जो गोचर है वो किन किन भावों में अच्छा है, अनुराधा जी बताइए। गुरुजी हम भूल गए, हम गोवा बैठे। अच्छा, सॉरी कोई गुरुजी। बात नहीं। सर मैं अनीता जी बता आप नोट बताइए। सबमिट। हाँ जी हाँ, सर, पहले, पहले, तीसरे, तीसरे, छठे, सातवें, 10वें और सर 11वें। 11वें में, हम्म 11वें ये हो याद आ गया। गया। हाँ जी। बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो याद आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो पहला थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो उस दिन चंद्रमा कन्या राशि में था, आज चंद्रमा कहाँ है? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में है गुरुजी। पक्का है ना, हम नहीं हाँ, लेते हैं। वृश्चिक राशि में ये सर। सर वृश्चिक में है। वृश्चिक राशि है गुरुजी। तो वृश्चिक राशि यहाँ पड़ गया, तो चंद्रमा कहाँ आ गया? 8वें स्थान में। क्लियर होगी। अब जिसकी वृष राशि होगी उसके लिए 7वें में, जिसकी मिथुन राशि होगी उसके लिए 6ठे में, जिसकी कर्क राशि होगी उसके लिए 5वें में। समझ रहे हैं ना? इस तरह से हम लोग अपने अपने राशियों से, जैसे हम दादाजी ने मीन राशि बताया था तो उससे नवम में, और जब नवम में चंद्रमा है तो रोग की बात करेंगे, और अष्टम में चंद्रमा है तो अरिष्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सावधानी बोल सकते हैं कि आज आपको संभल कर गाड़ी चलाना है, रास्ता चलने में सावधानी रखें, चोट चपेट लगने का भय हो सकता है। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे चंद्रमा की दृष्टि दूसरे स्थान के ऊपर है, तो दूसरे स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि को हमेशा शुभ नहीं भी मानते हैं, लेकिन गोचर में शुभ मानते हुए आप बोल सकते हैं कि दूसरे स्थान को चंद्रमा दृष्टि दे रहा है, इसीलिए धन लाभ होने का की सूचना प्राप्त हो सकती है, या धन लाभ भी प्राप्त होगा। आज आपकी वाणी अच्छी होगी, इतना हम लोग कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हमको अगर यही यहाँ राशि बदल देते हैं और अब राशि लगा देते हैं वृष, तो चंद्रमा कहाँ आ जाएगा? सप्तम में। आप लोग समझिएगा, चंद्रमा कहाँ आ गया? सप्तम में। तो अब नीलम जी आप बताइए कि क्या बोलेंगे आप? गुरुजी, सप्तम भाव आपका वैवाहिक जीवन से रिलेटेड है, और वो आपका व्यवसाय से रिलेटेड भी है,
और सोशल लाइफ से भी रिलेटेड है। और चंद्रमा लगन को देख रहा है तो आप इमोशनल भी हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन आपका स्मूथ हो सकता है क्योंकि चंद्रमा वहां पर है, और सोशल उसमें भी आप इमोशनल होंगे। इसको लैंग्वेज प्रदान करना है, वाक्यों से सुशोभित करना है, आप कैसे करेंगे? आपका अपने परिवार के साथ अपनी स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा इस दौरान पे, क्योंकि 7वें भाव में आपका चंद्रमा है। और आपका अगर आप व्यवसाय करते हैं या बाहर के सोशल लोगों के साथ आपका व्यवहार अभी इमोशनल रहेगा। इट डिपेंड्स कि गुरुजी उनका चंद्रमा कैसा है, जो असली जो उनका चार्ट में चंद्रमा है उसके बेस पे। चार्ट के चंद्रमा को भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, गोचर के ओके चंद्रमा को याद रखें। ओके। तो आपका अभी व्यवसाय से रिलेटेड या फिर बाहर के जो सोसाइटी से रिलेटेड लोगों के साथ आपका इमोशनल व्यवहार रहेगा। और आपका यही सब समझ में आ रहा है गुरुजी 7वें भाव से देख के। लग्न को दृष्टि दे रहा है, उस पे 2 शब्द बोलिए, 2 लाइन बोलिए। आपके लगन को दृष्टि दे रहा है तो आप इस टाइम पर आप इमोशनल होंगे, और जो भी फैसला लेंगे इमोशनल होके ले सकते हैं। तो फैसला लेते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए बिना इमोशन को कंसीडर करते हुए। वेरी गुड। तो राशि बोलना सीख लिया आपने, किसी पेपर में मैगजीन में राशि देना हो तो इसी तरह से उसको लैंग्वेज प्रदान करके दे दीजिए, वाक्य से सुशोभित कीजिए। आपकी यात्रा हो सकती है, सप्तम से यात्रा की भी बात हो। हाँ जी। आज आपके लाइफ पार्टनर के साथ समय अच्छा गुजर सकता है। आज आप अपने सामाजिक कार्यों में भी उन्नति करेंगे, समाज में आपको इज्जत प्रदान किया जा सकता है। आपके जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी वार्ता होने की संभावना है। आज आप बहुत इमोशनल रहेंगे, तो इमोशंस में आकर के कोई फैसला न लें, ये आपके लिए क्या कह सकते हैं, इसको सुझाव है। क्लियर हो गया? अब मिथुन राशि में और चंद्रमा वृश्चिक में 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो चंद्रमा यहाँ आ गया। अब यहाँ टिक भी लगा हुआ है। अनीता शर्मा जी बताइए, आप क्या बोलेंगे इसमें? सर मिथुन लगन है क्या? हाँ, मिथुन लगन। मिथुन राशि है ना? हाँ, मिथुन अच्छा, राशि चंद्रमा ठीक लगन। है सर, छठे में आ गया, बात हो गई। अच्छा सर। सर चंद्रमा छठे में है तो सर आरोग्यता देगा। आज आप स्वास्थ्य के आपका अगर स्वास्थ्य खराब है तो उसमें अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य में रो स्वास्थ्य होगा आपका। और सॉरी, रोग पे तो विजय हो गई। शत्रुओं से आप जीत जाएंगे, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, आपके शत्रु आपके सामने मन से निर्बल हो जाएंगे। सर बस इतना ही, नहीं आया बोलना। अब 12वें स्थान के ऊपर दृष्टि है, इस पे 2 लाइन बोलिए। हाँ सर, आज अगर कोई आज अगर आपके अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है। और धार्मिक प्रवृत्तियों, मठ इत्यादि या गुरु से मिलना हो सकता है। व्यय खर्च हो सकता है, धार्मिक कार्यों में खर्च किया जा सकता है। कार्य से आपको मन प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि छठे में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। सर बस इतना ही। और कोई बोलना चाहेंगे मिथुन राशि के ऊपर? जिसका मिथुन राशि हो वो देखिए आज कैसा गया, उसके आधार पे बोल दीजिए। हाँ जी सर, विदेश यात्रा हो सकती है, दूर विदेश का सफर यात्रा हो की सकता भी है। बात कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कह सकते हैं कि आज आप बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे। ये तो कह ही सकते हैं, आरोग्यता की बात है ही, यहाँ पे आरोग्यता होगी। ऋण की बात होती है, यदि आपने ऋण के लिए आवेदन दिया हो तो ऋण स्वीकृत हो जाना चाहिए। शत्रु
आज परास्त रहेंगे या शत्रुओं के ऊपर आज आप दमन करेंगे। ऋण रोग शत्रु तीनों हो गया। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं और आज आपका एग्जाम है तो आज आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। 12वें स्थान के ऊपर दृष्टि है तो व्यर्थ का खर्चा होगा। किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल या जेल जाना पड़ सकता है, या किसी न किसी कारणवश आप, जैसे आपने कहा ना कि हॉस्पिटल में यदि बहुत लंबे समय से हैं तो आज आपको छुट्टी मिल सकती है। क्लियर हो गया। व्यर्थ की चिंताएं होंगी, क्योंकि 12वां स्थान क्या देता है? चिंता देता है, व्यर्थ की चिंता देता है। तो व्यर्थ की चिंताएं होंगी, ये हमारे समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कर्क राशि। और चंद्रमा आ गया यहाँ 8वें में, है 5वें स्थान में। ब्रह्मदत्त जी बताइए क्या क्या प्रिडिक्शंस करेंगे आप? हाँ जी गुरु जी, संतान के बारे में चिंता रहेगी। पांचवें से विद्या पहले, पांचवें से पहले इसकी बात करते हैं शोक की। ठीक है, जी तो मन जी जो है ना शोक संतप्त रहेगा। तो पहले 5वें से संबंधित जिन जिन विषयों को आप लेना चाहते हैं वो विषय ले लें। संतान की चिंता होगी और संतान की चिंता होगी, और विद्या विद्या में भी कुछ मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा और उधर रोग हो सकता है। उधर रोगों की समस्या हो सकती है, पेट खराब रहेगा और धन का आगमन होगा। ये क्यों बोला आपने? आय स्थान पर दृष्टि है गुरु जी। बिल्कुल, आय स्थान पर दृष्टि है तो आज लाभ प्राप्त हो सकता है, धन का आगमन हो सकता है। बिल्कुल सही बात। और अपने इष्ट मित्रों से मुलाकात हो सकती है। इष्ट मित्र भी हम एकादश से देखते हैं। ठीक है। क्लियर हो बड़े गया। भाई बड़े भाई का भी सुख मिल सकता है गुरु जी। बड़े भाई का सुख एवं सहयोग प्राप्त हो सकता है। वाहन क्लियर का हो सुख गया। मिल सकता है। वाहन का सुख मिल सकता है। वाहन का सुख नहीं देखेंगे। अच्छा, ठीक ठीक है, वाहन के लिए तभी तो गलती हो जाएगी ना। ठीक है। 5वें से देखा कि संतान के प्रति चिंतित रहेंगे। और जो 5 साल का बच्चा है उसको क्या बोले? जिसको संतान नहीं हुआ है उसको क्या बोले? तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। आज मन में किसी प्रकार का भय व्याप्त रहेगा। शोक का मतलब ये नहीं कोई डर है जिसकी वजह से आप शोक संतप्त है, या कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त नहीं होगी। कोई बुरी सूचना प्राप्त हो सकता है जिससे आपका मन दुखी रहेगा। तभी तो और हम शोक संतप्त रहेंगे। छोटा बच्चा है तो वो जिद भी कर सकता है गुरु जी। कह सकते हैं आज जिद न करें। ठीक है। ठीक है, गुरु तो जी, यहाँ बच्चों से चिंता क्यों रहेगी? बच्चों से प्रसन्नता क्यों नहीं कह सकते यहाँ? क्योंकि यहाँ पंचम में चंद्रमा को अच्छा नहीं कहा गया है, इसीलिए तो मैंने टिक लगाया हुआ है जहां जहां अच्छा कहा गया है। हमने गुरु जी, एक ये एक शब्द, एक एक वृश्चिक का शब्द चंद्रमा। लिखा है। हम चंद्रमा को जानते हैं, वृश्चिक का चंद्रमा है। यहाँ आप लोग नीच का बोलिएगा, बिना इससे बड़े ऊपर उठे हुए हो। नीच उच बेवकूफ ज्योतिष जो लोग होते हैं ना, वो लोग नीच उच के ऊपर प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, आप लोग विद्वान ज्योतिष हैं, आप लोग नीच उच और बकरी मार्गी और अस्त के और काल सर्प दोष और गुरु चांडाल और अंगारक इसके पीछे मत पड़िए। क्लियर हो गया। तो 5वें से हम, चूंकि एक शब्द में लिखा जाता है 5वें से शोक, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि को शुभ मानते हुए जब लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि देता है तो बड़े भाई से सहयोग सुख मिलेगा। इष्ट मित्रों से मिलना हो सकता है, किसी भी प्रकार धन का लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ धन हो तो प्राप्त हो सकता है। ये 5-7 लाइन हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ सिंह राशि है और चंद्रमा कहाँ है? चतुर्थ स्थान।
तो चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के लिए क्या कहा गया है? भय। भय कहा गया है। अब आप लोग बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? कौन बोलेंगे? गुरुजी मैं बोलूं? जी अनुराधा जी बोलिए। अ, आज हो सकता है कि आपको अपने सुख में थोड़ी कमी हो मिले। माता को कष्ट हो सकता है। वाहन संबंधी भी आपको कोई ना कोई परेशानी, आप कहीं जा रहे हैं तो वाहन तो ध्यान से चलाएं। वाहन संबंधी भी सुख में थोड़ी कमी आएगी। और क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि 10वें भाव उसमें 10वें स्थान पे पड़ रही है, तो हो सकता है कि आज आपको अपने कर्म क्षेत्र से कोई सुख पूर्वक सूचना जो आप बहुत समय से चाह रहे थे, उसकी प्राप्ति हो सकती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सहकर्मियों के साथ अच्छा कार्य करेंगे, जी आपके जी कार्य को सराहा जाएगा। ठीक है। मन में जी अकस्मात भय व्याप्त रहेगा। बिना कारण के भी किसी किसी दिन मन में भय रहता है कि नहीं रहता? जी कोई कारण नहीं है लेकिन मन अंदर से डरा हुआ है, ये होता है ना? जी जी तो मन में अकस्मात भय व्याप्त होगा, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। जी गुरु जी। अब आ सर एक जाते हैं। क्वेश्चन पूछना था सर, यहीं पे जी एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए सर जब पूछिए। गोचर खराब है, सर जब गोचर खराब है तो उसकी दृष्टि जहां पर है उस भाव से मिलने वाले फल हम अच्छे कहेंगे। तो अच्छे सर एक कहेंगे। भाव से तो अच्छे फल मिल ही रहे हैं, तो फिर वो गोचर कैसे खराब हो गया वो पूरा? हमारा हमारा कहना है कि हम पूरा दिन थोड़ी खराब गुजारते हैं, हम पूरा महीना थोड़ी खराब अच्छा गुजारते हैं, पूरा साल थोड़ी खराब गुजारते हैं। ठीक है हमारे सर। हमने आप लोगों को याद होगा, हमने कहा है कि एक ही स्थिति शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों को देने वाला हो सकता है। बोला है अनीता जी या नहीं बोला? हाँ अनीता जी जी बताइए। जी जी सर, जी बिल्कुल बोला है। सर। बस थोड़ा सा दिमाग में गोचर से संबंधित ये शक हुआ गोचर था, इसीलिए पूछा। गोचर हमको जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम लेके चल रहे, लेकिन हमने क्या कहा कि माहौल अभी ऐसा ही चलता है कि लोग राशि फल को ज्यादा जानना चाहते हैं। अच्छा आज बताइए मेरा कैसा रहेगा, बस ऐसा रहेगा बता देंगे। वो आप लोगों को देना चाहते हैं कि कभी पेपर पत्रिकाओं में यदि लिखने का मौका मिल जाए तो आप इसको जितना अच्छा शब्द से बांध सकते हैं, जितने अच्छे वाक्यों का संग्रह कर सकते हैं, लेकिन वो वाक्य उस स्थान को रिलेट करे जिस स्थान पे चंद्रमा हो और जिस स्थान को चंद्रमा देख रहा हो। कम से कम इतना तो जगह ध्यान रहेगा। तो चंद्रमा हमारा मन है, वो जिस भाव में आज होगा उस भाव से संबंधित परिणामों को अच्छा या बुरा बताना हमारे लिए जरूरी होगा, तथा वो जिस भाव को देख रहा होगा उस भाव से अच्छा और बुरा बता सकता। अब चंद्रमा तीसरे भाव में है। रंजीत पटेल जी बताइए क्या बोले? गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरु गुरुजी इसमें अपने पराक्रम की वृद्धि हो सकती है। जी और हाँ। छोटे भाई से हमारे अच्छे संबंध रहेंगे। हमारे नौकर से भी अच्छे संबंध रहेंगे। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। और हमारे धर्म में आज रुचि होगी। किसी धार्मिक मंदिर में हम जा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। बिल्कुल सही। पराक्रम बढ़ेगा। आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि नवम को देख रहा है तो धर्म हो गया, तीसरे में बैठा है तो यात्रा हो गया। समझ रहे हैं ना? इस तरह से मिला जुला करके बोलने का प्रयास करें। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकर चाकर का सुख पर्याप्त मिलेगा। छोटे भाई को तरक्की मिलेगी या उसके तरफ से सुख की बातें होगी, प्रसन्नता प्राप्त होगी, या छोटे भाई से मुलाकात होगी। ठीक है, जो शब्द जो वाक्य हमारे लिए अच्छा प्रयुक्त हो रहा है हम उसको लिखते हैं। आज किसी भी प्रकार के काम को करेंगे तो आपको उस कार्य को करने में सफलता, जय की बात हो, सफलता प्राप्त हो। क्लियर हो गया? चलिए
अब तुला राशि अगर लग्न में हो, तो तुला राशि किसी की हो और चंद्रमा कहाँ हो, दूसरे स्थान में हो, के शर्मा जी बोलिए क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम गुरु। तो ये जी, कहेंगे बताएं। कि लाइट ओके आर्थिक थोड़ा कमजोर रहेगा, कुटुंब से तालमेल ठीक नहीं रहेगा, पारिवारिक से थोड़ा संबंध अच्छा नहीं रहेगा, और यात्रा करे तो सावधानी पूर्वक करे, चोट लगने का डर है। क्यों 8वें को देख रहा है चंद्रमा गुरु जी। वेरी गुड। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। हाँ जी गुरु जी, वाणी थोड़ा सावधानी होकर वार्तालाप करे, ऐसा निकल सकते हैं जिससे थोड़ा सा अपनी मान प्रतिष्ठा पे आ जा सकती है। आज धन का निवेश न करें, ये धन का स्थान है, धन को भी नहीं छोड़ते, वाणी का स्थान है, वाणी को नहीं छोड़ा। कुटुंब जनों के साथ उचित व्यवहार बनाए रखें, खाने पीने में संयम रखें, यात्रा करते समय सावधानी रखें, दुर्घटना होने की संभावना है। क्लियर हो गया? हाँ या नहीं? अब जिसकी वृश्चिक राशि है और चंद्रमा यहीं पे स्थित है, राकेश कुमार जी बताइए क्या प्रेडिक्शन देंगे आप? नरेश कुमार जी, आप राकेश कुमार जी अनम्यूट कर लिए, बोलिए, अनम्यूट कर लिए हैं तो बोलिए हाँ जी राकेश सर, कुमार। नमस्ते। सर मैं जी नरेश जी हेलो बोलिए, आप ही बोलिए। सर, पहले तो यह है कि चंद्रमा के ऊपर से ही है तो ये गोचर शुभ है। ओबियसली जब चंद्रमा के ऊपर से है तो मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका काम अच्छा रहेगा, मीन्स आप खुद में एंथुजिज्म फील करेंगे, जो भी को काम करेंगे उसमें हो सकता है कि सफलता भी मिले। नीचे चूंकि दृष्टि सप्तम के ऊपर है तो पार्टनर के साथ भी आपकी जो है तालमेल अच्छा रहेगा। भले ही आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, वहाँ से तालमेल अच्छा रहेगा, वहाँ से अच्छी खबर आ सकती है। दशम से दशम चूंकि सप्तम होता है तो कार्यस्थल से भी अच्छी खबर आपको देखने को मिल सकती है। चंद्रमा चूंकि लगन में है तो आप खुद ही एनर्जी फील करेंगे आप, और आपका काम जो है वो बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से तो ये बनता है। वेरी गुड सर, और भाग्योदय वेरी होगा। गुड। हाँ भाग्योदय होगा, ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ 9 नंबर की राशि है और चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 8 नंबर। राकेश कुमार जी बोलिए आप। जी गुरुदेव, 12वें हाउस में चंद्रमा अच्छा फल नहीं देगा, तो आपको किसी मुकदमे में फंसने की संभावना है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और धन भी व्यय हो सकता है किसी क्योंकि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो धन व्यय हो सकता है उसमें। और क्योंकि दृष्टि 6th हाउस पर है, इस वजह से रोग ऋण शत्रु में रोग में ठीक होने के उसमें आएंगे, मतलब। हाँ। और ऋण चुकाया जा सकता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यहाँ पे द्वादश का फल हमको कहना है, व्यर्थ की चिंता होगी। बात समझिए, आपने जो कहा वो बहुत सही कहा है, ऐसी बात नहीं है कि सही नहीं कहा जी। किसी कारण से अस्पताल आदि जाना पड़ जाए जी, व्यर्थ में खर्चा हो जाए जी, ऋण लेना पड़ जाए, शत्रुओं से सामना हो जाए, बात समझ रहे हैं? जी, जी, जी। तो ये सब बातें हम लिख देंगे और इससे ज्यादा लिखा नहीं जाता है, ये आप लोग देखे होंगे। अब अगर 10 नंबर की राशि है, गुरु माफी चाहूंगा, इसमें छोटी सी एक बात और मुझे याद आ रही है कि आंख फर्क सकती है, आंख में भी विकार हो सकता है। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। बाएं आंख फर्क सकती है जी, बाएं आंख कभी में आंख दिक्कत है।
हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी इसमें ये भी कह सकते हैं क्या कि यदि ये 12वें में है तो विदेश यात्रा का जो प्रोग्राम है तो उसको जी, कैंसिल कर विदेश दें? यात्रा भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हर्षना शर्मा जी, आप गुरुजी चंद्रमा एक छोटा सा एकादश, ये जैसे छठे भाव में दृष्टि पड़ रही है, भाव वहां बैठ गई, चंद्रमा की दृष्टि छठे भाव में बैठा हुआ तो अच्छा मानता है गोचर से, तो दृष्टि अशुभ मानेंगे या कैसे क्या करें? दृष्टि से शुभ मान लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, उससे एक्टिव होगा, रोग ऋण शत्रु बढ़ के मिलेंगे, इसमें कमी नहीं होगी। ठीक है। गुरुजी, एक एक प्रश्न है कि आंखों का ज्यादातर हम लोग सूर्य से देखते हैं कि चंद्रमा से भी देखा जा सकता है? चंद्रमा जब आंख वाले स्थान पे रहेगा तो उस स्थान की चर्चा हम कर सकते हैं, आंखों की चर्चा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी, ठीक है, सूर्य ठीक है और जी। चंद्रमा दोनों नेत्र के लिए कारक कहे गए हैं, बाएं आंखों के लिए चंद्रमा और दाहिनी आंखों के लिए सूर्य। और जी उसमें जो विजन होता है, उसमें जो रोशनी होता है, उसके लिए शुक्र को कारक कहा गया है। क्लियर हो गया? जी 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 गुरुजी। चलिए, अब हर्षना शर्मा जी बताइए, अगर एकादश में चंद्रमा है, यहाँ वृश्चिक राशि आ गई, तो अब इसका प्रिडिक्शन आप क्या देंगे? गुरुजी इसके लिए कहेंगे कि 11th हाउस में है तो लाभ, आज के दिन लाभ हो सकता है, इनकम के सोर्स बन सकते हैं, इष्ट मित्रों से मुलाकात हो सकती है, मित्रों के साथ बैठना उठना, खान पीन हो सकता है। और इसके अलावा जो है संतान से संबंधी कुछ मतलब थोड़ा ध्यान रखें, कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे थोड़ा अच्छा फील ना हो। और इसके अलावा जो है गुरुजी कोई भी शेयर मार्केट में कोई निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा बुद्धि विवेक से करें, थोड़ा बुद्धि से फैसला लें। यही सब कहेंगे सर गुरुजी। वेरी गुड। आज प्रसन्नता होगी, एक लाइन में प्रसन्नता को ही डिफाइन कर। ठीक है गुरुजी। ठीक है, इस तरह से आप लोग अच्छा किया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं, चंद्रमा 10वें स्थान में है, अंजू खन्ना जी बताइए क्या बोले। रीता सिंह जी बताइए आप। 10वें में अच्छा गोचर रहता है तो इष्ट सिद्धि, जो काम करने जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी और काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। और दो चार लाइन बोलिए। हम्म। और जो भी मनोकामना हो वो पूरी पूरी होगी उस दिन। मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है। और मान सम्मान में वृद्धि होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। जी हाँ। गुरुजी इसमें ऐसे कह सकते हैं क्या कि यदि आज कोई वाहन वगैरह का या वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आज उसको कैंसिल कर दें, आज ना खरीदें, ऐसा भी कुछ कह ना सकते हैं क्या? खरीदें, क्यों नहीं खरीदें, चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि है। आप प्रॉपर्टी अगर माता लेना का है सुख मिलेगा, तो और माता का मिलेगा। सुख सबका मिलेगा। उत्तम सुख मिलेगा। चतुर्थ वाहन का सुख दृष्टि है मिलेगा। तो अच्छा वाहन का मिलेगी, सुख और चतुर्थ भाव घर, अच्छा फल देगा घर क्या? और पूजा कुछ रख सकते, मतलब घर वर बना सकते हैं, उसका पूजा कर सकते हैं। हाँ, घर हम्म, घर का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, ऐसा जी। नहीं। हम्म, ठीक है, आज वाहन का सुख मिलेगा, घर का और सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे। माता का स्वास्थ्य भी आज अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया? जी। बहुत अच्छा। हम्म, चलिए, अब मीन लग्न है, मीन राशि है और चंद्रमा 9वें स्थान में है। आचार्य मनोज जी बताइए क्या बोलेंगे। गुरुजी आज भाग्य का सहयोग कम मिलेगा, पिता के साथ अड़बड़ हो सकती है और हमारे पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, पराक्रम भाव की दृष्टि रहेगी। गौरव बाजवा जी आप बताइए क्या बोले।
चंद्रभान जी बताइए क्या बोलेंगे। गुरुजी आज देर से ज्वाइन किया तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं है। काफी देर से ज्वाइन किया। ये तो पिछले क्लास का ही चल रहा है, सिर्फ राशि पर ही तो पूछ रहे हैं। सजन भौमिक जी बताइए क्या बोलेंगे। हरे कृष्णा। हरे रोग दे सकता है, पिता से अनबन हो सकता है, भाग्य के लिए अच्छा नहीं होगा, उस दिन भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। लॉन्ग जर्नी में कुछ परेशानी हो सकता है, ये हो सकता है। भारती अनेजा क्या बोलेंगे। आज प्रवक्ता लोग चुप क्यों हैं भाई। गुरुजी आज थोड़ा फीवर हो गया तो बस हम ऐसे ही सुन रहे थे बस। गुरुजी ये बोलेंगे कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ अनबन हो सकती है और और कोई धार्मिक यात्रा भी आज नहीं करनी चाहिए, लेकिन दृष्टि अगर पराक्रम भाव पे है तो छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, ये कह सकते हैं। तो ये हो गया 12 के 12 राशियों के ऊपर हम प्रिडिक्शन क्या देंगे, ये हमारे समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोगों को गोचर का फल बताना है, गोचर का फल लिखना है, क्लियर हो गया। लेकिन गुरुजी नरेश इसमें कुमार जी मुझे एक मिनट हम आ रहे हैं आप लोगों के पास। नरेश कुमार जी बताइए क्या सर चंद्रमा का साइकिल के 27 दिन रहेगा, लगभग 1 महीना रहेगा, तो 1 महीने के बाद सेम रेपिटेशन हो जाएगी, क्या करेंगे फिर इसको। उसी तरह से चलेगा सब कुछ, या फिर हम इसको कंसिडरेशन में ले लें, जो नॉर्मल गोचर चल रहा है बाकी प्लैनेट्स का, उसको भी कंसिडरेशन में ले लें साथ साथ थोड़ा। उसको लेने के लिए बाद में बताएंगे, पहले आप कुछ सीख लीजिए। बात समझ में आई। ठीक है सर। पहले तो कुछ सीख लेंगे ना हम। आपको पता है ना 1 बाय 1 सीढ़ी पर चढ़ाते हैं, एक साथ में 3 सीढ़ी चढ़ना मतलब थक जाना है और कार्य भी पूरा नहीं करना। अगर 5 फ्लोर चढ़ना है तो बीच में ही हाँफने लगेंगे अगर 3-3 सीढ़ी एक बार चढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए आराम आराम से चलने की जरूरत है। बताइए राकेश कुमार जी, आप क्या कहना चाह रहे थे। गुरुजी ऐसा है क्या कि अगर कोई भी ग्रह लग्न में, पंचम में और नवम में है तो वो गुरु चूंकि अपना भाव नाश करता है, बट और सारे ग्रह क्या अच्छा फल देते हैं लग्न, पंचम और नवम में। जी, तो और चंद्रमा सारे इसमें ग्रह क्यों, लगभग अच्छा फल दे सकते हैं लग्न, पंचम और नवम। तो चंद्रमा यहाँ पर क्यों मतलब विपरीत फल देगा नवम में। चंद्रमा शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है, समझ रहे हैं ना। जी इसीलिए केंद्र के 3 स्थानों पर उसको अच्छा बताया गया, पहला, 7वां और 10वां, और अशुभ होने के कारण तीसरे और छठे और 11वें में उसको अच्छा बताया गया। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकाल करके चंद्रमा का रिजल्ट बता दिया गया, समझ गए। जी 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 समझ गया मैं। तो ये एक साधारण ट्रांजिट का प्रभाव जो आप लोगों ने सीखा, और इस आधार पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, प्रिडिक्शन दे सकते हैं। इस पे जितने अच्छे वाक्यों का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और जितना एक ही हमने कहा कि अगर पंचम में चंद्रमा है, आज यदि लिखने के लिए बोल दे कि इस पे 100 वाक्य लिखें या 1000 शब्द लिखें, तो आप वो प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप 1000 शब्द लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि व्याख्या अपने मर्जी की होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि दर्शन शास्त्र जो जानकार होता है वो जब आत्मा पे बोलता है तो 2-4 दिन तक सिर्फ आत्मा पर ही बोलते रह जाएगा, वो समाप्त नहीं होगा उसका भाषण। तो उसी तरह से हमारे ज्योतिष बंधुओं को भी बिल्कुल फिलोसफर की तरह सोचना चाहिए और उसी की तरह बात करना चाहिए। कहा गया है कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके आचार्य को बहुत विद्याओं में पारंगत होना चाहिए। आपको बाजार का भी ज्ञान रखना पड़ेगा, देश विदेश का भी ध्यान रखना पड़ेगा, देश काल परिस्थिति तो तभी आप जान पाएंगे ना, यदि आप सिर्फ और सिर्फ
किताबी नॉलेज रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको सब तरह का ज्ञान होना चाहिए, और सब तरह का ज्ञान तब संभव है जब आप सभी विषयों में पारंगत हों। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। ठीक है ब्रह्मदत्त जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ गुरु जी, माफी चाहूंगा, मैं क्वेश्चन मेरा छोटा सा था। ये चतुर्थ में चंद्रमा और शुक्र दिक्बली होते हैं गुरु जी, लेकिन चतुर्थ में चंद्रमा को अच्छा नहीं बताया गया। ये इसका गोचर कारण का है? अपना सिद्धांत है, इस पे इस तरह का तर्क नहीं लगेगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल विषयों को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करो। अब भूल गए चंद्रमा से गोचर देखना है कि लग्न से गोचर देखना है, ये भूल गए। आप सभी लोग भूल जाइएगा। गोचर करता हुआ ग्रह आपके जन्मकालीन ग्रह के ऊपर से, सामने से, पांचवें से, सातवें से, कहीं से भी गोचर करेगा। आज अगर किसी की वृश्चिक राशि है, आज चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहा है, इसका मतलब जो जन्मकालीन चंद्रमा है उसके ऊपर से गोचर कर रहा है। यह आप लोगों ने समझा? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। जय गुरु जी। 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 और आज वृश्चिक राशि में ही शुक्र है, इसका मतलब है कि शुक्र चंद्रमा शुक्र के ऊपर से भी गोचर कर रहा है। यह आप लोगों ने समझा? आ जाइए, आप लोग अपना अपना राशिफल वगैरह याद रखिएगा या ग्रह याद रखिएगा। जिसके मेष राशि में गुरु है और आज गुरु मेष राशि से गोचर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि गुरु के ऊपर से गोचर कर गुरु का गोचर मेष राशि के ऊपर से हो रहा था, जन्मकालीन गुरु के ऊपर से हो रहा है। अगर मेष राशि में मंगल होता तो हम क्या कहते कि गुरु का गोचर मंगल के ऊपर से हो रहा है, ये कह सकते थे। आज शनि का गोचर कुंभ राशि से हो रहा है, यदि कुंभ राशि में आपका गुरु जन्म के समय था तो हम क्या कहेंगे कि शनि गुरु के ऊपर से गोचर कर रहा है। आज सूर्य मंगल बुध का धनु राशि से गोचर हो रहा है, जिसके जन्म के समय गुरु शनि मंगल शुक्र, कोई भी ग्रह, शुक्र ही मान लीजिए धनु राशि में हो, हम कह सकते हैं कि सूर्य मंगल बुध का गोचर शुक्र के ऊपर से हो रहा है। इस विषय को समझ सके या नहीं? अनुराधा जी समझ सके आप? जी गुरु जी, समझ समझ गए। गए, समझ गए। बिल्कुल। तो दो शब्दों में यहाँ चैप्टर क्लोज कर देंगे। पहला, यदि किसी भी ग्रह के ऊपर से शुभ ग्रहों का गोचर हो रहा हो तो उस ग्रह का फल शुभ हो जाएगा जिसके ऊपर से शुभ ग्रह गोचर कर रहा हो। उस समय वो ग्रह अपना शुभ प्रभाव दिखाएगा, चाहे वो मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, कोई भी हो। अगर गुरु उसके ऊपर से गोचर करना शुरू कर दे तो उसका प्रभाव शुभ हो जाएगा। यदि वो आपके दशाओं में है और निगेटिव इफेक्ट देने वाला है, लेकिन गुरु का गोचर उसके ऊपर से शुरू हो गया है, तो वो आपको बचाने का काम करना प्रारंभ कर देगा। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बड़ा होता है। किसी अशुभ ग्रह के ऊपर से भी शुभ ग्रह का गोचर हो रहा हो तो उस अशुभ ग्रह का परिणाम शुभ मिलने लगता है, और किसी शुभ ग्रह के ऊपर से अशुभ ग्रह का गोचर प्रारंभ हो गया हो तो उसका परिणाम अशुभ मिलने लगता है। गुरु के ऊपर से शनि का गोचर शुरू हो गया, गुरु के ऊपर से राहु का गोचर शुरू हो गया, गुरु के ऊपर से मंगल का गोचर शुरू हो गया, ये सब क्या है?
अशुभ ग्रह है, ये आपके जन्मकालीन गुरु के ऊपर से यदि गोचर करना प्रारंभ कर देगा तो गुरु के फलों की कमी हो जाएगी, गुरु के फलों में हानि हो जाएगी। यदि उस समय पर गुरु की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा हो तो निश्चित रूप से ये परिणाम आपको दिखाई देंगे। क्लियर हो गया? तो इसका अर्थ ये होता है कि ट्रांजिट टू ट्रांजिट हम अब किसी लग्न विशेष को, चंद्रमा विशेष को या अन्य ग्रह विशेष को लग्न बना करके गोचर नहीं देख रहे। हम गोचरस्थ ग्रह को अपने पत्रिका के ऊपर लगा करके देख रहे हैं कि कौन सा ग्रह हमारे किसी भी ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है या किसी ग्रह के सामने से गोचर कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में यदि शनि मेष राशि में बैठा हो आपके पत्रिका में और गुरु का गोचर तुला राशि से हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि जन्मकालीन शनि को वो दृष्टि डाल रहा है, तो वहां शनि के प्रभाव को कम करेगा। अर्थात शनि अगर यदि उस समय दशा अंतर्दशाओं में बुरा फल देने वाला है तो गुरु की दृष्टि प्राप्त होने के कारण उस समय वो बुरा फल नहीं देगा। यह आप लोगों के समझ में आना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ बात आप लोगों को? तो ये एक मिनट रुक जाइए, ये आप लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेना। ये वाला बात हमने अपने YouTube के चैनल के ऊपर पाठ में नहीं दिया है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी ग्रह का गोचर किसी विशेष स्थान से होने के कारण किसी विशेष ग्रह को प्रभावित कर सकता है। अर्थात उसके ऊपर से हो रहा है तो प्रभावित कर रहा है, अगर उसको दृष्टि डाल रहा है तो प्रभावित कर रहा है, ये कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि ट्रांजिट का इफेक्ट जो है हमको फ्रिक्वेंटली प्राप्त होता है। तो हम ट्रांजिट को दूसरे तरीके से इस भाव से भी देखना है कि कौन से ग्रह से कहां से गोचर कर रहा है, किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है, किस ग्रह के सामने से गोचर कर रहा है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया इतना बात? अब इससे संबंधित प्रश्न यदि है तो वो पूछ लें। जी अनीता जी पूछिए, क्या पूछना? सर अगर हम यही देखेंगे कि भी कौन सा ग्रह कहाँ पर गोचर, किस ग्रह के ऊपर गोचर कर रहा है, शुभ अशुभ ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह गोचर कर रहा है या अशुभ के ऊपर और अशुभ कर रहा है, यही ध्यान रखना है। तो सर फिर हम ये जो स्थान इत्यादि बताए गए हैं कि यहाँ पर शुभ होता है और यहाँ पर अशुभ होता है, या वो गोचर में पाप कत्री में आ जाता है, या वो क्या कहते हैं आपका शुभ ग्रह से कर रहा है लेकिन वो वहां पे अशुभ ग्रह भी उसके ऊपर गोचर कर रहा है, या अशुभ ग्रह भी साथ में कोई गोचर कर रहा है, तो क्या परिणाम होगा? या मेरा कहने का मतलब ये है कि शुभ ग्रह, फिर हमने जो स्थान बताया उनका क्या मतलब है, वेद प्रतिवेद का क्या मतलब है फिर? कोई सिद्धांत एक दूसरे को नहीं काटता, एक दैनिक मूड की बात करता है जो हम चंद्रमा से गोचर की बात करते हैं। बात को समझिएगा। और जो अभी बताने जा रहे हैं वो हमारे दशा अंतर्दशा के ऊपर प्रभाव डालता है, जो आगे जाकर के क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि हमको, हमने कहा हमको पहले पूरा कर लेने दीजिए। हमने कहा कि कई प्रकार से गोचर को पढ़ने की जरूरत है और उसमें तारतम्य बिठा करके रिजल्ट बताने की जरूरत है। हम सिर्फ एक, हमने आपको नहीं पढ़ाना था या आप नहीं जानते थे, हमको नहीं पढ़ाना होता था, हम बहुत बात छुपा ले जाते, लेकिन हम कोई भी बात ऐसा नहीं छुपाना चाहते हैं जो भविष्य में आप कहीं पढ़ें तो आपको ये मालूम हो कि गुरुजी ने बताई, इतनी अच्छी बात हमको बताई। और इसी संदर्भ में
हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि 7.5 को मान्यता क्यों दी गई है, वो इसी संदर्भ में मान्यता प्राप्त है, वो आगे हम इसको पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया कि जब तक कोई भी ग्रह एक दूसरे से अपने स्थिति के अनुसार फल नहीं देगा, आपके मामा बंगाल में बैठे हैं, आप पंजाब में बैठे हैं, ताऊ बिहार में बैठा है, तो सब एक दूसरे के लिए किसी न किसी रिजल्ट करते हैं। कोई रिश्तेदार गया, हमको अनुराधा जी निमंत्रण देती है, गुरु जी बनारस आइएगा तो मिलिएगा, तो इसका मतलब है कि अनुराधा जी के पास जाएंगे तो अनुराधा जी का प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है और हमारा प्रभाव अनुराधा जी के ऊपर होगा, तभी तो हम बनारस में जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और फिर हमको सहूलियत मिलेगी, उनको परेशानी होगी। बात समझिए। तो आप गोचर को भी इसी तरह से समझिएगा कि जब वो एक दूसरे से दूर और एक दूसरे से के करीब होते हैं या एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और हमने यहाँ क्या की, दशा की चर्चा कर दी कि वो हमारे दशानाथ को प्रभावित करते हैं। आगे कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। क्लियर हुआ? अब अनिता जी और मन में प्रश्न है तो पूछिए। हाँ सर, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने शुभ स्थान, वेद, प्रतिवेद जो भी पढ़ा है वो सब दैनिक फल के लिए है, और जो हम दशा और अंतरदशा से हमारा ग्रह कहाँ कौन सी दशा प्रभावित हो रही है किस ग्रह से या अंतरदशा प्रभावित हो रही है, ये हमारा दशा अंतरदशा या एक रिजल्ट है कुंडली का, कहने के लिए। बिल्कुल, कुंडली का रियल रिजल्ट तो आपको ये थोड़ी है कि आज मिष्टान भोजन होगा इससे कुंडली थोड़ी चलेगा। कुंडली में तो हमको जी और बहुत कुछ रिजल्ट देखना है ना। जी। चलिए, तो अंजू खन्ना जी आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी थोड़ा नेट की प्रॉब्लम थी। हेलो, आ रही है आवाज हाँ, गुरुजी? बहुत अच्छी आवाज आ रही। हाँ जी, गुरुजी पहले आवाज मेरी नहीं पहुंच पाई, उसके लिए मैं आंसर नहीं दे पाई, क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी जो आपने अभी बताया, तो इसका मतलब हम यही निकाले ना कि जो गोचर करने वाला ग्रह है, अगर वो शुभ होगा तो वो शुभ परिणाम मिलेंगे और अशुभ होगा तो अशुभ परिणाम मिलेंगे। जिस भी ग्रह के ऊपर से जाएगा उसकी शुभता या अशुभता पर वो प्रभाव डालेगा। बिल्कुल डालेगा। ठीक है, और चाहे उसकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कैसी भी हो, लेकिन हम जो परिणाम है वो गोचर करने वाले ग्रह से ही देंगे। बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, हो गया क्लियर मेरा। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। धन्यवाद। नरेश कुमार जी। सर जैसे बताया गया कि सामने ग्रह देख रहा हूँ या दृष्टि कोई भी हो, मान लीजिए अभी शनि चल रहा है एक राशि 11 राशि पर और गुरु चल रहे हैं एक राशि पर। गुरु का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ होगा, बिजली तुला के लिए तो शुभ भी होगा क्योंकि सामने गोचर कर रहा है, लेकिन शनि के प्रभाव में आ गया तो उसमें कमी आएगी, कहेंगे ऐसा? बिल्कुल कमी आएगी। तीसरी दृष्टि से देख रहा हो, चाहे पंचम से देख रहा हो, चाहे सप्तमी से देख रहा हो, कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए गुरु भी इस समय चल रहा है, गुरु भी इस समय एक राशि से गोचर कर रहा है, तो उसकी दृष्टि पंचम भी जा रही है, सप्तम भी जा रही है, 9th भी जा रही है। तो जहां जहां ग्रह इस समय गोचर कर रहे होंगे, चाहे वो अशुभ ग्रह हैं, उनकी दशा यदि चल रही होगी तो गुरु के प्रभाव में आने के कारण वो शुभता आ जाएगी। जी हाँ। थैंक यू सर। डॉक्टर भारती अनेजा। गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी इसके लिए हम अपने लग्न के ऊपर गोचर का वो लगा सकते हैं कि गोचर अपना लग्न बना के और फिर गोचर के उस पे बिठा दें, तो फिर हमें क्लियर पता चल जाएगा कि किसका गोचर किसके ऊपर से हो रहा है। जी हाँ, किसका गोचर कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये पता चल जाएगा। बिल्कुल, गोचर चैप्टर बहुत बड़ा है और आप लोगों को बता दें कि मैदिनी एस्ट्रोलॉजी, जिसको कि संगीता शास्त्र कहते हैं। किसी का म्यूट नहीं है भारती आवाज। म्यूट कर लो। गुरुजी मेरा नहीं, कहीं और से वॉइस आ रही है। नरेश कुमार जी। हाँ जी, सॉरी सर, सॉरी ये जी गुरुजी बताइए। क्या बताना है, भूल ही गए। आप मैदिनी ज्योतिष का बता रहे थे गुरुजी। हाँ, मैदिनी ज्योतिष होता है जिसको संगीता ज्योतिष कहते हैं, संगीता शास्त्र कहते हैं। बारिश होगी, भूकंप आएगा, राजा बदलेगा नहीं बदलेगा, गुड़ का भाव बढ़ेगा कि गेहूं का भाव बढ़ेगा, दुर्घटना होगी नहीं होगी,
रोग बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे विषयों को सिर्फ गोचर से बताया जा सकता जी गुरु बात को समझना है। तो गोचर से ही बना एक शास्त्र है मेदिनी, जिसको 6 महीने पढ़ते हैं अलग से, और यहाँ हम गोचर आप लोगों को 4-5 दिन तो पढ़ाएंगे, चिंता मत की। तो गुरुजी हम ऐसे समझे कि अगर गुरु का गोचर किसी भी उस पे पड़ रहा है तो वो शुभ होगा, और जहाँ पे गुरु की दृष्टि जाएगी वहां भी शुभ प्रभाव होगा, ऐसे हम बिल्कुल इसको इस बिल्कुल। तरीके से समझेंगे। फिर गुरुजी हम इसका यहाँ पे वो मान लिया जाए, आप एक बात को समझना, अभी गुरु कहाँ से गोचर कर रहा है? मेष राशि से। मेष राशि मेष से। राशि से। किसी की मकर राशि है, चंद्रमा मकर राशि में, गुरु मेष राशि से गोचर कर रहा है, तो ये गोचर शुभ नहीं है। क्लियर है आनेजा? जी गुरुजी। अब चंद्रमा के लिए ये शुभ नहीं है, लेकिन इसका जो शनि है ना वो यहाँ ही है। जी समझ गए? जी गुरुजी, तो शनि के उसके लिए शुभ जन्म हो जाए। जिसके जन्म पत्रिका में हम्म। शनि जो है यहीं पर बैठा है और इसके ऊपर से गुरु का गोचर है, जी गुरु और पता चला कि शुक्र में शनि की दशा है, तो यह क्या फल करेगा? अच्छा फल नहीं करेगा। शनि अंतर्दशानाथ है। जी। तो अब शनि लग्न में बैठ करके बहुत अच्छा फल नहीं करना चाह रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर से गुरु का गोचर शुरू हुआ तो वो जो बुरा फल था उसमें कमी आ जाएगी, और हमको बुरे फल प्राप्त नहीं होंगे जब तक गुरु उसके ऊपर से गोचर करता रहेगा। क्लियर हुआ? जी गुरुजी, और फिर वो पंचम और नवम को भी अभी वो अभी करेगा। और बाकी है। जी। वो क्या करेगा कि पंचम को दृष्टि डाल रहा है, सप्तम को दृष्टि डाल रहा है, और नवम को दृष्टि डाल रहा है। क्लियर हो गया? अगर हमारा सप्तमेश शुक्र इस स्थान में है तो ये शुक्र से क्या हो गया? पंचम हो गया। बात को समझना है, हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरुजी। डॉक्टर अनेजा, जी जी गुरुजी, पंचम हो गया। तो अब ये क्या कर रहा है कि इसको तो बढ़ाएगा, शुक्र का तो विकास करेगा। बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में यदि यहाँ प्रश्न आएगा कि गुरुजी मेरी शादी होगी क्या, और गुरु में शुक्र की दशा चल रही होगी, गुरु में शुक्र की दशा चल रही होगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि शादी होने की संभावना है, हाँ या ना? हाँ है। हाँ है हाँ संभावना। है गुरुजी। आप लोगों की बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। तो विषयों को विस्तार अपने से देना है। हम जानते हैं कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको समझाने की जरूरत है, और गोचर में आप लोग कंफ्यूज करेंगे। अभी हम कई प्रकार के गोचर की बात करेंगे। हमने कहा आज सोचे थे 7:30 ही समाप्त कर देंगे, लेकिन लगता है कि मेरे ऊपर 7:30 ही लग गई। सब महादशानाथ को पकड़ेंगे या अंतरदशानाथ को पकड़ेंगे? जैसे गोचर हो रहा है। चिंता मत कीजिए, अंतर को पकड़ेंगे हमेशा। महादशा को कितने दिनों तक, उसमें तो कितने बारी गोचर हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं, मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है और मीन लगन की पत्रिका है, और शुक्र लगन में ही है, गुरु भी लगन में है, बुध भी लगन में है। शनि अब गोचर करेगा 12 राशि से मार्च में 2025 में, तो वो तीनों के ऊपर से गोचर कर जाएगा। तो तीनों का फल तो डेफिनेटली खराब नहीं करेगा, उसमें कुछ किसी का तो अंतर भी चल रहा होगा। वो तीनों के फल को खराब करने का सामर्थ्य रखता है। मान लीजिए शनि कहीं हो रहा है, मान लीजिए शनि 9th में पड़ा है, तो शुक्र में शनि ही चल रहा हो,
शनि अब मान शुक्र के लीजिए ऊपर से अभी अभी आप बोल रहे थे कि वो 3 के ऊपर से गोचर कर रहा है, अभी आप हमको बोलते हैं कि मान लीजिए शनि यहाँ है, तो पहले आप मान लीजिए कि आप हमसे पूछना क्या चाहते हैं। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन शनि की दृष्टि उस पर नहीं जा रही, किसी चौथे प्लैनेट पे नहीं जा रही, तो उसका अंतर जब जाएगा, मान लीजिए पंचम में ही पड़ा हुआ है कोई, 3 ग्रह मैंने आपको जैसे बताया कि बुध गुरु और शुक्र तीनों लगन में है, मान लीजिए पंचम में मंगल पड़ा है और शुक्र में मंगल का ही अंतर आ गया, तो क्या वो शुक्र की महादशा पूरी खराब करेगा या मंगल का अंतर भी खराब कर सकता है महादशा के दौरान? दृष्टि नहीं है उसके ऊपर। अगर दृष्टि मंगल के ऊपर होगा तो उसकी अंतर्दशा को भी खराब करे, ठीक है सर। और मंगल के ऊपर दृष्टि नहीं है तो उसको खराब नहीं करे। ठीक सर, थैंक यू। हर्षना शर्मा, इतना छोटा बात बताया, इतने प्रश्न आ गए। हर्षना शर्मा बताइए। हाँ गुरुजी, मैं पूछ रही थी जैसे शुभ ग्रह का गोचर हमेशा शुभ होता है, किसी ग्रह के ऊपर से होता है, तो जैसे बुध और चंद्रमा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, बुध और चंद्रमा तो कभी कभी अशुभ भी होते हैं ना, जैसे मान लो मेरे जन्म कालीन उसमें अशुभ है, तो फिर उनका गोचर किसी मेरे ग्रह के ऊपर से होगा तो वो शुभ माना जाएगा कि अशुभ माना जाएगा? नहीं, अगर उस समय शुभ गोचर कर रहा हो, बुध अकेला हो तो शुभ मानेंगे, नहीं है अकेला तो शुभ क्यों मानेंगे? चंद्रमा सूर्य से दूर है तो शुभ मानेंगे, अगर चंद्रमा सूर्य के करीब है तो अशुभ मानेंगे। ये सब आप अपने विचारों से मानिए, लेकिन हमारा विचार, हम हमेशा कहते हैं चंद्रमा और बुध को इतना अशुभ मानने की जरूरत नहीं। अच्छा, यदि अमावस्या के समय भी चंद्रमा का गोचर हो रहा है तो उसको भी उतना वो अशुभ नहीं मानेंगे तब भी? हम बहुत अशुभ मान करके नहीं चलते, मन के अंदर थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, लेकिन हम बुध और चंद्रमा को बहुत ज्यादा अशुभ मान करके नहीं चलते, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ तो कर दिया गया अशुभ के साथ अशुभ, तो बुध हमेशा अशुभ ही हो जाता है। ठीक है ना। चंद्रमा को 3 प्रकार का बल दिया गया, उत्तम, मध्यम और निम्न, लेकिन यहाँ तो उसको पापी मान लिया जाता है। ठीक है ना। तो शब्दों को से बचते हुए हमने आप लोगों के लिए बुद्ध को इसीलिए सब जगह सौम्य लिख दिया गया। सौम्य का मतलब ही बुद्ध होता है। संस्कृत में कई जगह बुद्ध के लिए सौम्य शब्दों का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आप हमेशा उसको अशुभ ही मान करके चलेंगे, इसीलिए सौम्य शब्द का प्रयोग कर लिया कि कुछ तो बुद्धि आपको आए, आप उसको कभी तो शुभ मानिए। चलिए ठीक है। के शर्मा जी। के शर्मा जी। सजल भौमिक जी। हरे कृष्ण। गोचर में ग्रह भी पाप करी में आ सकता है? हाँ, गोचर में भी ग्रह पाप कर्तरी में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? उस टाइम उसका रिजल्ट में भी फर्क आएगा, कमी इसको आगे आएगा? पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू गुरु जी। रीता सिंह जी। सर जैसे जिसकी कुंडली में शनि अस्त है और शनि का गोचर चल रहा है, तो वैसे ही फल देगा जैसे देता है? अगर शनि अस्त है और उसकी दशा है और गोचर में भी वो अस्त हो गया तो परिणाम बुरे ही देगा। क्लियर हो गया। और यदि वो अस्त है और गोचर में अस्त नहीं है तो ठीक ठाक परिणाम मिलने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बातों को समझा। अगर अभी भी किन्हीं लोगों को कोई शंका संदेह मन में रह गया हो तो पूछ सकते हैं। के शर्मा जी, सजल भौमिक जी, रीता सिंह जी, हाथ नीचे कर। सर एक क्वेश्चन पूछो, छोटा सा पूछूंगी हाँ हाँ सर। पूछिए ना। हाँ सर, जैसे कि अगर कुंडली में भी वक्री है ग्रह, है ना, और गोचर में जब वक्री होता है तो क्या रिजल्ट कुछ अलग देता है या रिजल्ट वही मतलब जो है कि हम गुरु है तो गुरु ही जैसे वो गुरु की बात है, गुरु वक्री है कुंडली में और गुरु अभी वक्री हुए थे, तो क्या हम उसको सिर्फ गुरु का गोचर माने या वक्री गुरु का गोचर माने? क्या फर्क होता है इसमें? कोई भी अगर ग्रह चाहे वो शनि है। पत्रिका में आप अब सुनिए, पत्रिका में गुरु वक्री है, अब वो शुभ परिणाम देने वाला है या अशुभ परिणाम देने वाला है, पहले ये क्लियर कर लेंगे। बात को बारीकी से समझिएगा।
अगर वो शुभ परिणाम देने वाला है, गोचर में वो बकरी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शुभ परिणाम ही देगा। अगर वो पत्रिका में गुरु बकरी है और अशुभ परिणाम देने वाला है, गोचर में बकरी हो गया तो अशुभ परिणाम देगा। साधारण शब्दों में यही मान करके चलिए। अगर अब यहाँ पे और बातें लगा देते हैं आपके लिए, ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाए। यदि गुरु शुभ गोचर में चल रहा हो और वक्री हो जाए तो शुभ फल करे। यदि गुरु शुभ गोचर में हो, दूसरे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में हो, 11वें में हो और वक्री हो जाए तो शुभ फल करे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जब बात होती है कि दूसरे में है, 5वें में है, 7वें में है, ऊपर से गोचर कर रहा है तो भी प्रभावित करता है, इसका मतलब है कि ट्रांजिट का पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा बुरा, ये हम लोग मानते हैं। इसका फल होता है तो जब शनि का ट्रांजिट होगा तो उसके ट्रांजिट का तो फल और भी खराब हो सकता है। तो उसके ट्रांजिट का फल कब ज्यादा खराब माना जाए, इस विषय की चर्चा होती है। अब आ जाता है प्रश्न 7.5 का। हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 7.5 कैसे होता है और नहीं होता है, और बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा। तो कहा जाता है मान लिया जाए ये भाव है, तो कहा जाता है कि जिस भाव, ये राशि है, चंद्रमा यहाँ है, और ये जो हमने चाप बनाया है ये 30-30 डिग्री का है, सब 30 डिग्री का। तो कहते हैं कि चंद्रमा से 12वें भाव में, ये 12वां भाव हो गया, तो ये पहला भाव हो गया और ये दूसरा भाव। ये चंद्रमा से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। चंद्रमा से 12वें भाव में जब शनि का गोचर प्रारंभ हो तो 7.5 प्रारंभ हो जाती है, और 2.5 साल यहाँ रहेगा, फिर यहाँ आ जाएगा तो 7.5 यहाँ भी रहेगा, 2.5 साल यहाँ होगा, फिर यहाँ आ जाएगा तो 2.5 साल यहाँ होगा। अर्थात 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, इन 3 घरों में जब तक रहेगा तब तक ये 7.5 रहेगा। 12वें में, पहले में और दूसरे में, और जब दूसरे से बाहर निकल जाए तो 7.5 समाप्त हो जाए। ये मोटा मोटा आप लोग चाप में समझ सकते। अब इसी को पत्रिका में यदि समझाना हो तो हम कैसे उसको समझाएंगे, ये बात आप लोग देखिए। सचिन पटेल जी म्यूट हो जाइए, आपकी पिक्चर आ रही है, बोर्ड नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है बोर्ड? सर आ गया। चलिए ठीक है। तो अभी को तुला लगन की पत्रिका बना हुई,
और जातक के जन्म की राशि मकर लिखते, मकर राशि। तो मकर राशि है तो चंद्रमा के लिए 12वां भाव कौन सा हो गया? ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब धनु राशि में प्रवेश किया शनि तो मकर राशि वालों को 7.5 लग गई। तो 2.5 साल यहाँ रहा, फिर 2.5 साल यहाँ रहा, अभी शनि, फिर शनि यहाँ आ गया है, 2.5 साल यहाँ रहेगा। तो ये 7.5 की पूरी हो जाएंगे, हाँ या ना? जी ये इतना समझ में आ गया। अब ये क्या होता है कि जब शनि यहाँ था इसको प्रारंभ की 7.5 बोलते हैं, प्रारंभ की। जब शनि यहाँ आया तो इसको मध्य की 7.5 बोलते हैं। और जब शनि अब इस राशि में आया तो इसको अंत की 7.5 बोलते हैं। और जब इससे निकल जाएगा तो ये 12 1 2 दूसरे से बाहर निकल जाएगा, यहाँ चला आएगा, तो क्या हो जाएगा कि इस राशि वाले से का 7.5 समाप्त हो जाए, मकर राशि वाले का 7.5 समाप्त हो जाए। अब मकर राशि वाले का 7.5 समाप्त हो जाएगा, हम हटा देते हैं और चंद्रमा को यहाँ ले आते हैं। किसी की कुंभ राशि है, अब उसके लिए क्या हो जाएगा कि अभी मध्य का 7.5 चल रहा है, यहां से गुजर चुका है चंद्रमा, ये 2.5 साल ये पहले प्रारंभ का था, ये वाला समाप्त हो गया, धनु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अब मध्य का इसके ऊपर है और इस यहाँ पे जो है शनि जब जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अंत का यहाँ हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा, इसका 7.5। क्लियर हो गया? चलिए, ये सब ने समझ लिया कि 12वें स्थान से अब हर कहीं भी चंद्रमा हो आपका, आप लोग अपने अपने जगह पे प्रयास करते रहिएगा, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि 7.5 लगी और खत्म हो गई। वर्तमान समय में जब कुंभ राशि में शनि है, शनि यहाँ है, तो चंद्रमा यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, इन तीनों के ऊपर 7.5 चल रहा है। इसके लिए अंत का है, इसके लिए मध्य का है और इसके लिए प्रारंभ का है, क्योंकि अभी तो यही है ना चंद्रमा। ये भी आप लोगों ने समझ लिया। तो अब अगर अब यहाँ ये जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है इसको भूल जाना। अगर तुला राशि हो आपकी तो यहाँ पे शनि आएगा तो 7.5 प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 7.5 का मध्य हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो 7.5 का अंत होगा, और इससे बाहर निकल जाएगा तो यहाँ समाप्त हो जाएगा, समाप्त। हम उम्मीद करते हैं कि इसको सभी लोग समझ लिए होंगे। अर्थात जन्मकालीन चंद्रमा से जब गोचर व शनि 12वां गोचर करना प्रारंभ करे तो 7.5 प्रारंभ हो जाती है, और जब दूसरे स्थान से शनि बाहर निकल जाए तो 7.5 समाप्त हो जाती है, ऐसा कहेंगे। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल गणनाओं के आधार पर कि चंद्रमा की डिग्री अलग अलग होगी। किसी का 10 डिग्री का चंद्रमा, किसी का 5 डिग्री का चंद्रमा, 6 डिग्री का चंद्रमा है।
गुरु जी आवाज नहीं आ रहा है। कुंभ राशि में ही आपका अपना दिक्कत होगा। हमारे यहाँ से आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, आपके नेटवर्क में परेशानी। तो चंद्रमा एक ही डिग्री पर कुंभ राशि का ही अगर मान लीजिए चंद्रमा है, जिसका भी कुंभ राशि है, सबका एक ही डिग्री पर तो चंद्रमा होगा ही नहीं। किसी का 2 डिग्री का होगा, किसी का 15 डिग्री का होगा, किसी का 22 डिग्री का होगा, किसी का 28 डिग्री का होगा। तो सर आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सुनाई दे रही। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो सर हेलो। बीच गुरु बीच जी आ में रहा बहुत है। हल्की हो जाती है। जी अब आ रही थी गुरु जी, बीच बीच में कम हो रही है आपकी वॉइस। पता नहीं, हम तो चिल्ला के बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, 2-4 मिनट और क्लास के संदर्भ में। तो चंद्रमा अलग अलग डिग्री का होगा। तो जितने डिग्री पर चंद्रमा स्थित है, उससे 45 डिग्री पहले 7:30 प्रारंभ होगा और उसके भी 45 डिग्री बाद 7:30 समाप्त। जितने अंश का चंद्रमा हो, चाहे वो आप एकादश स्थान से युक्त होगा। मान लो कि तुला राशि में 5 डिग्री का चंद्रमा, तो उसका 45 डिग्री, तो 5 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, 10 डिग्री एकादश भाव में आ जाएगा। तो एकादश में ही रहेगा, तो 7:30 शुरू हो जाएगा। लेकिन टीवी चैनल वाले ऐसा बताते हैं क्या? नहीं बताते। यूट्यूब चैनल वाले तो ये नहीं बताएंगे, अभी चिल्लाएंगे कि आप मीन राशि पर 7:30 का मध्य शुरू होने वाला, मकर राशि का 7:30 समाप्त होने वाला, ये बोलेंगे। लेकिन सबका एक साथ समाप्त नहीं होता। तो चंद्रमा की डिग्री से 45 डिग्री पूर्व शनि का गोचर प्रारंभ हो तो 7:30 प्रारंभ हो जाता है, और चंद्रमा की डिग्री से 45 डिग्री पश्चात तक 7:30 रहता है, और उसके बाद 7:30 समाप्त हो। क्लियर हो गया? चंद्रमा की डिग्री से 45 डिग्री। अब चंद्रमा 5 डिग्री का है, तो 25 डिग्री तो इसी में गुजार लिया, 20 डिग्री इसमें गुजारा, 10 डिग्री इसमें रहेगा ही, अर्थात दूसरे भाव में 10 डिग्री, अर्थात शनि 20 डिग्री से ऊपर होगा, उसका 7:30 समाप्त हो। समझ रहे हैं ना? इसीलिए 7:30 के काल का निर्धारण गणितीय विधि से भी समझने की जरूरत है कि किसको 7:30 कब लग रही है और किसको 7:30 कब समझ। तो इसका मतलब आज के जो विषय में हम लोग समझ रहे हैं कि शनि चंद्रमा की ओर जब जाना प्रारंभ करता है, जब नजदीक में आ जाता है, मन मस्तिष्क घूमने लगता है, उसके ऊपर प्रभाव लगता है। और जब चंद्रमा के ऊपर से गुजर करता है तो और ज्यादा प्रभाव डालता है, और जब चंद्रमा से दूर निकलने लगता है तो प्रभाव कम होने लगता है। इसीलिए कई विद्वानों ने कहा कि उतरता हुआ शनि 7:30 के आखिरी शनि आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में चलता है। तो पहले तो ईश्वर आ रहा है, तो ये चंद्रमा है, अब इस चंद्रमा से दूर जा रहा है, तो चंद्रमा से दूर जाता हुआ शनि आपके परेशानियों को धीरे धीरे कम करते रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि 7:30 को आधा आप लोगों ने समझा है, किसको 7:30 कम परेशान करेगा, किसको 7:30 अधिक परेशान करेगा, बकरी होने पर शनि 7:30 में क्या रिजल्ट देगा, अस्त होने पर 7:30 में शनि क्या रिजल्ट देगा। इस तरह के प्रश्नों को अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। यदि एक आध प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नरेश कुमार जी बताइए। सर शनि क्या ये जो डिग्रिकली आपने बताया मैथमेटिकली, इसका क्लासिकल रेफरेंस है कि या वैसे ही हम डिग्रिकली लेकर चलते हैं, उसको मैथमेटिक्स के से काउंट करते हैं?
इसको बिना डिग्री के तो सबको एक ही दिन 7.5 लगेगा, सबको एक ही दिन समाप्त हो जाएगा ना, जी। ये फिजिबल नहीं है। ओके। इसीलिए डिग्री के आधार पर इसको देखना जरूरी है। अब जहां तक आपने कहा कि टैक्स में उपलब्ध है कि नहीं है, तो टैक्स में तो 7.5 ही उपलब्ध नहीं। इसको आधार हमने क्या बनाया कि जब कोई भी ग्रह एक दूसरे ग्रह के ऊपर से, पंचम से, सप्तम से प्रभाव डालता है, तो इसका मतलब है कि ये चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा तो प्रभाव डालता है। इसका मतलब है ये वाला जो तर्क दिया जा रहा है 7.5 वाला, इसको हम सही मान सकते हैं। बाकी 7.5 ढूंढ के ले आइएगा हमको कि कौन से किताब में लिखा हुआ। सर क्लासिकल रेफरेंस में है ही नहीं, ये है ही नहीं। ओके। अगर साउथ इंडिया में कहीं मिल जाए तो ठीक है, नॉर्थ इंडिया में तो नहीं मिलता। ठीक सर। ठीक है, तो इसको इसीलिए मैंने इसके पहले जो आप लोगों को बताया, उस विषय को समझते हुए इस संदर्भ को समझना। क्योंकि आज यदि आप कहेंगे कि हम 7.5 नहीं मानते, तो वो कहेगा कि कैसा ज्योतिष, दुनिया मान रही है ये, इसका मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ तो हम ही बन जाएंगे। तो हमको क्यों मानना चाहिए ये मैंने पहले आपको बता दिया। आप होरा पराशर में रेफरेंस ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, फल दीपिका में रेफरेंस ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, सारावली में रेफरेंस ढूंढने का, मानसागरी में रेफरेंस ढूंढिएगा, देखिएगा कहाँ मिलता है। ब्रह्मदत्त जी बोलिए। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ गुरु बोलिए। जी, आपने 60 सती के बारे में बताया है कि जब 12वें भाव में शनि जी आते हैं, 12वां लगन और दूसरा भाव में 60 सती रहती है। लेकिन गुरु जी, यदि दृष्टि से शनि 12वां भाव, पहला भाव और दूसरा भाव को प्रभावित कर रहा हो, तो तब भी 60 सती ऐसा फल मिलेगा गुरु जी? नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है। मिलेगा। अच्छा, एक बात, एक दो बातें हो रहे हैं गुरु जी, छोटी छोटी। एक लघु कल्याणी भी होती है गुरु जी। वो उसी को ढैया बोलते हैं, आगे पढ़ा देंगे। ढैया। हाँ जी, 7.5 हाँ खत्म जी। नहीं। और इसके अलावा गुरु जी, शनि का पाया भी होता है गुरु, पाया भी सोने का पढ़ा पाया। देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक 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 है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, भारती प्रणाम। अनेजा। गुरु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक कुंडली थी मेरे पास, छोटा सा राजयोग से संबंधित है कि गुरु जी कुंभ लग्न की पत्रिका थी, मंगल जो था वो वृश्चिक राशि में था, स्वराशि का था, दिग्बली का था, D9 में भी उच्च का था और शुक्र के साथ बैठा हुआ था, यानी कि नवमेश और दशमेश का युति हो रही थी। तो आपने कहा था वो राजयोग का फल देता है। तो गुरु जी क्या वो वृश्चिक राशि में, किसी ने ऐसे बोला कि वृश्चिक राशि में होने के कारण राजयोग का फल नहीं मिलेगा, तो गुरु जी ऐसा कुछ है क्या नियम? योगों का फल उत्तम मिलेगा, लेकिन कुंभ लगन की पत्रिका में मंगल शुक्र राजयोग नहीं बनाएगा, लेकिन योगों का फल उत्तम मिलेगा। राजयोग इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल को केंद्र का स्वामी होने के बावजूद भी वो बहुत शुभ नहीं कहा गया है, इसलिए क्योंकि वो राजयोग। शनि का मित्र नहीं होता। जी गुरु जी समझ गए। धन्यवाद। अनीता शर्मा जी। सर जैसा कि अगर कोई मीन राशि का जातक है, तो अभी कुंभ में शनि चला है, तो 7.5 उसकी शुरू हो गई है। लेकिन जब उसकी अंतिम 7.5 चल रही होगी, लेकिन वो लगन से तो 3rd हाउस में होगा, ठीक है। यानी कि कुंडली के तो 3rd हाउस में होगा, तो हमें दैनिक वो गोचर तो बताने नहीं, तो हमें तो उसका बताना है। तो वो 3rd भाव में तो शनि को वैसे अच्छे प्रभाव देने चाहिए। तो अब हमें ये क्या कहते हैं, हम 7.5 का फल बताएंगे या शनि के 3rd में गोचर का फल बताएंगे, सब क्या कंसिडर करेंगे उसमें? अगर वो आखिरी अंशों पर चंद्रमा स्थित है तो तीसरे में भी 7.5 का फल बता सकते हैं, लेकिन अभी हमने बताया है कि जाता हुआ शनि आदमी को शुभ संकेत दे करके, इसीलिए तो तीसरे में शनि पहुंचता है। इसीलिए तो लोगों ने धन्यवाद। अपना मिथ बना लिया है कि उतरता हुआ शनि अच्छा करता है। क्यों? कई लोगों का 25 डिग्री का चंद्रमा हो सकता है, कई लोगों का 29 डिग्री का चंद्रमा हो सकता है। तो चंद्रमा से शनि कहाँ पहुंच जाएगा? तीसरे में पहुंच जाएगा। क्या लगा रहेगा? 7.5 लगा ही रहेगा। रिजल्ट कैसा आएगा? अच्छा आने लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए, जी सर, जी सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली धन्यवाद क्लास में, सर, नमस्कार फिर सर। 7.5 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। गुरु नमस्कार प्रणाम। नमस्कार।